नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देख लेते हैं पहले आर्टिकल को, जो कि जेंडर बजट से रिलेटेड है। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो जाता है, एक ऐसा बजट जो कि कहना चाहिए महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने की बात करता है। मतलब इसमें महिलाओं को जो आउट कर दिया जाता है बजट से, उनको हम शामिल कर रहे हैं अपने बजट में। मतलब उनके ऊपर सरकार ज़्यादा स्पेंडिंग कर रही है, ऐसा बजट जेंडर बजट कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि खाली पुरुषों का ध्यान रखा जा रहा है, महिलाएं इस बजट से आउट हो जा रही हैं, बाहर हो जा रही हैं। आज का एडिटोरियल, ये जो पहला एडिटोरियल है 2025 का जो सेंट्रल बजट है, इसमें जेंडर बजट की प्रमुख विशेषता और इसके प्रभावों की विस्तृत व्याख्या करता है। यूपीएससी के हिसाब से देखा जाए तो हमारे लिए अच्छे पॉइंट हैं यहाँ पर, जैसे कि जेंडर बजट 2025 की क्या विशेषताएं हैं, भारत में अनपेड केयर वर्क और लैंगिक असमानता किस प्रकार से है, केयर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और इसमें बजटी कमियां क्या हैं। इसके बाद समाधान की बात करी जाएगी। इसमें RRR फ्रेमवर्क एंड पॉलिसी से रिलेटेड सुधार करने की बात करी जाती है और सबसे लास्ट में वे फॉरवर्ड की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया है 2025 का। मतलब 2025 के बजट में ही एक ऐसा हिस्सा है जो कि अच्छा खासा अमाउंट महिलाओं के ऊपर खर्चा किया जाएगा। जेंडर बजट का उद्देश्य सरकार की नीति और योजना में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देना होता है। कैसे करके हम जेंडर इनइक्वालिटी को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। 4,49,000 करोड़ रुपया दिया गया है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। मतलब पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था 2024 का जो बजट था, उससे 37% ज़्यादा सरकार खर्चा कर रही है। टोटल बजट जैसे कि जितना भी हो, उसका 8% हिस्सा महिलाओं के ऊपर सरकार खर्चा कर रही है। दिक्कत वाली बात ये हो गई है कि जेंडर बजट में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को शामिल कर दिए हैं। इससे ये जो बजट है हमको और भी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, ठीक है, जो कि जेंडर बजट का 24% हिस्सा है, जो कि नहीं होना चाहिए। गरीब कल्याण अन्न योजना से को आप महिला सशक्तिकरण के साथ में जोड़ करके देख रहे हैं, तो ये गलत बात है। लेकिन जो महिला हितैषी योजनाएं हैं या फिर केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इसमें कोई खास हमको वृद्धि देखने को नहीं मिली है। यदि हम इम्पोर्टेंट यहाँ से एनालिसिस करें तो देखिए, बजट में वृद्धि का मुख्य कारण केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश नहीं किया गया है, बल्कि आपने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को इसमें शामिल कर लिए हैं, इसलिए ये बड़ा बजट दिख रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए केयर इकोनॉमी को मजबूत करने की ज़रूरत थी, लेकिन बजट में इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। 2023-24 और 24-25 के यदि हम आर्थिक सर्वे की बात करें तो इनमें केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को महिला सशक्तिकरण की कुंजी बताए हैं, लेकिन आप कुंजी बता दिए हैं और इसके लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं, तो कोई मतलब नहीं है। दिखाने वाली चीज़ कुछ और है और अंदर से कोई कुछ और चीज़ है। इसके बाद यदि हम बात कर लें कि हमारे देश में महिलाएं जानी जाती हैं अनपेड केयर वर्क के लिए। मतलब चूल्हा जलाना है तो उसके लिए लकड़ी चाहिए, लकड़ी कंडे बीनने के लिए दूर तक जाएंगे। घर में पानी की ज़रूरत है तो दूर दूर तक उनको पानी भरने के लिए जाना पड़ेगा। इसके अलावा बूढ़ों की भी सेवा करना है, बच्चों को भी तैयार करना है, और टाइम पूरा जो दिन का टाइम है वो कहाँ खेत में बीतेगा। इसलिए कहते हैं कि हम लोग अफ्रीकन कंट्री से तक पिछड़ गए हैं। अनपेड केयर वर्क वो श्रम होता है जिसे घरों में महिलाएं बिना किसी आर्थिक मुआवजे के कर रही हैं, जैसे कि घरेलू कामकाज में खाना बनाना, साफ सफाई करना, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना, जल और ईंधन का संग्रह, खेतों में पारिवारिक श्रम करना। इसी में पूरा टाइम इनका निकल जाता है, तो ये बेचारी बाहर निकल करके जॉब के लिए कैसे जाएंगी। वहीं यदि हम बात कर लें वर्ल्ड लेवल से, यदि हम तुलना करते हैं इंडिया की, ठीक है, कि भाई बाहर
के जो देश हैं उनमें कितनी अच्छी प्रगति हुई है और हम कितने पिछड़े हुए हैं। वर्ल्ड लेवल पर महिलाएं एवरेज 17.8% समय अनपेड केयर वर्क में खर्चा कर रही हैं। मतलब 100 में से 20% हिस्सा उनका कहाँ चले जा रहा है, घर के कामकाज में चले जा रहा है। भारत में स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर है, जहाँ पर भारत की महिलाएं साउथ अफ्रीका और चाइना की महिलाओं की तुलना में 40% अधिक अनपेड केयर वर्क करती हैं। अब हम बात करते हैं, यदि इस प्रकार के काम महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं तो इसका आखिर असर क्या पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के हिसाब से देखा जाए 53% महिलाएं श्रम शक्ति के बाहर हैं। मतलब 100 लोग यदि काम में लगे हैं भारत में, तो उनमें से 53 महिलाएं ऐसी हैं जो कि 53% हिस्सा ऐसा है जो कि महिलाओं का है, जो कि यहाँ से बाहर है। बाकी के बचे हुए परसेंट में पुरुष लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि वे घर के केयर वर्क में व्यस्त रहती हैं, जबकि पुरुषों के लिए यह आंकड़ा मात्र 1.1% है। मतलब श्रम शक्ति से बाहर कितने हैं, मात्र 1.1%। गरीब और हाशिए पर रहने वाली महिलाओं के लिए स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। रोज़ाना 17 से 19 घंटे घर के कामों में, मजदूरी में लगे रहती हैं। इसी कारण टाइम पावर्टी होती है, जिसको बोलते हैं समय की कमी हो जाना। उनको टाइम कम पड़ जाता है, सुबह भी काम और रात तक भी काम चलते रहता है। वहीं यदि हम बात कर लें केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और बजटी कमियों की, केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ बार बार उल्लेख किया जा रहा है, तो देखिए केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि सरकार खर्चा करती, मतलब महिलाओं के लिए घरों में पीने की पानी, जल कनेक्शन, नल कनेक्शन, इसके अलावा स्वच्छता के हिसाब से देखा जाए घर में ही टॉयलेट बाथरूम बना हुआ है। तीसरे नंबर की बात यह है, सिलेंडर आपने दे दिए हैं, कनेक्शन आपने दे दिए हैं, लेकिन अब सिलेंडर की कीमत हो गई है 1000 से 1200। अब उनके पास में पैसे नहीं हैं, तो मजबूरी में अब लकड़ी कंडे से खाना बनाना उनकी मजबूरी है। सिलेंडर से ज़्यादा सस्ता लकड़ी पड़ रहा है, तो वो लोग सिलेंडर से खाना बिल्कुल नहीं बनाएंगे। इसके बाद जो अनपेड केयर वर्क किया जाता है वो है बुजुर्गों की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, टाइम में खाना देना है, नाश्ता देना है, टिफ़िन बना के भेजना और तैयार भी करना है। इसके अलावा सरकार को समय बचाने वाली टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए था, ताकि महिलाओं को वास्तव में ये फील हो सके कि नहीं, जेंडर बजट वास्तव में हमारे लिए जेंडर बजट है। महिलाओं पर जल आपूर्ति संकट का प्रभाव की यदि हम बात करें, कितनी दूर दूर तक ये लोग पानी लाने के लिए जाती हैं। महिलाओं को प्रतिदिन 5 घंटे पानी लाने में खर्च करने पड़ते हैं, जबकि पुरुषों को मात्र 1.5 घंटे। जलवायु परिवर्तन और भी ज़्यादा इस संकट को गहराते जा रहा है। इसका मतलब ये है, इस कुआं में पानी नहीं आ रहा है, इस हैंडपम्प में पानी नहीं आ रहा है, ये झील सूख गया है, ये नाला सूख गया है, तो दूसरी जगह लेके जाना पड़ेगा, वहाँ से लाना पड़ेगा। एक रिपोर्ट में बोला जाता है कि भारत में पानी से जुड़ा अनपेड श्रम 2050 तक $1.4 बिलियन का पहुँच जाएगा। इतना ज़्यादा कहना चाहिए हमको नुकसान झेलना पड़ेगा, आप ये सोच सकते हैं। इसके बाद अगली चर्चा जो हम करते हैं वो है जल जीवन मिशन की। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि भाई सरकार ने जल जीवन मिशन लाई तो थी, लेकिन वो कितना सक्सेस हो पाया है। सरकार ने जल जीवन मिशन को 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि हम 100% स्वच्छ पेयजल अवेलेबल कराएंगे गाँव में महिलाओं को, लेकिन इसमें 4.51% की बजटी कटौती कर दी है आपने। दूसरी बात यह है, गांव में लाइट नहीं है, नाइट नहीं आई है तो नल भी नहीं आएगा, ज़्यादातर लाइट गोल रहेगी। ठीक है, धोखा से थोड़ी बहुत दे दिए, नल तो दे दिए, कुएं का पानी सूख गया है, अब क्या करेंगे। वर्तमान में केवल 50% गाँव में ही कार्यशील नल कनेक्शन हो गया है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है, या नल टूट गया है, ख़राब हो गया, बहुत दिक्कत हो जाती है। इसके बाद यदि हम चर्चा करें, देखिए बजट की प्राथमिकताएं हमें बदलना पड़ेगा। मतलब क्योंकि सरकार केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम खर्चा कर रही है, इसके अलावा जेंडर बजट में हमें बढ़ोतरी करना पड़ेगा। और ये जो आपने बढ़ा हुआ दिखाया है, ये खाली आपने प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना को इसमें डाल दिए हैं, इसलिए बड़ा दिख रहा है, जिसमें आप
गरीब लोगों को, बहुत ज़्यादा गरीब लोगों को 5 किलो कहना चाहिए मुफ्त राशन दे रहे हैं। तो ये महिला हितैषी योजनाओं के ऊपर आपने खर्चा नहीं किया है। इसके अलावा केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमको कम से भी कम कितना % खर्चा करने की ज़रूरत थी? सरकार को इसके लिए ना कम से भी कम जीडीपी का 2% हिस्सा खर्चा करने की ज़रूरत थी, तब जाकर के कहना चाहिए कुछ मिल पाता महिलाओं को। इससे 11 मिलियन नौकरियां भी पैदा होती। अब हम बात कर लेते हैं इसका समाधान क्या हो सकता है। पहले नंबर की बात यह है, हमें रिकॉग्नाइज करना है, मतलब पहचानना है। अनपेड केयर वर्क को औपचारिक रूप में, फॉर्मल रूप में हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वास्तव में इतने घंटे महिलाएं काम करती हैं। ठीक है। भारत का 2019 टाइम यूज सर्वे काफ़ी बेटर था, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन इस सर्वे को अधिक व्यापक और नियमित करने की ज़रूरत है। तीसरे नंबर का जो काम किया जा सकता है वो है केंद्रीय बजट को रिड्यूस करना। पहले नंबर का आर है रिकॉग्नाइज, सेकंड का है रिड्यूस, तीसरे नंबर का होता है रीडिस्ट्रीब्यूट। रिड्यूस मतलब कम करना। जल जीवन मिशन, गैस का कनेक्शन, टॉयलेट बाथरूम की सुविधाएं, चाइल्ड केयर सेंटर खोलना। केंद्रीय बजट को और भी अधिक स्पष्ट टारगेट के साथ में हमें तैयार करना चाहिए। ग्रामीण महिलाओं के लिए टाइम सेविंग टेक्निक हमको लाना पड़ेगा। अब ये टाइम सेविंग टेक्निक में क्या क्या आ जाएगा इसको भी हम आके देखेंगे। ठीक है। इसके बाद अगली जो चीज़ किया जा सकता है, मतलब अगला जो कदम हमें उठाना चाहिए वो किस चीज़ को लेकर के है, वो है वितरण को लेकर के, रीडिस्ट्रीब्यूट जिसको बोला जाता है। इसमें घर में और समाज में केयर वर्क की जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर ही आप मत डालिए। ठीक, राज्य और कमेटी को भी इसमें हिस्सेदारी आपको निभाना पड़ेगा, मतलब सरकार को भी और हमारे समाज को भी। 1 लाख करोड़ अर्बन चैलेंज फंड का यूज़ करके स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत केयर सुविधाएं बनाई जा सकती हैं। इसके बाद महिला नेतृत्व और प्रतिनिधित्व की बात करें तो घर में जो डिसीजन लिए जा रहे हैं इसमें महिलाओं की भागीदारी हमको बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए महिला लीडर वाली जो योजनाएं हैं ना काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती हैं, जिसमें हम महिलाओं को ही लीडर बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें कहना चाहिए सरकार की स्कीम में दिखाई देंगी। बोगोटो कोलंबिया के केयर ब्लॉक्स मॉडल को हम अपना सकते हैं, जहां केयर सुविधाओं को एक जगह केंद्रीकृत किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं वे फॉरवर्ड की। तो बजट 2025 ने जेंडर बजट में वृद्धि करी, लेकिन ये केवल खाद्य सुरक्षा योजनाओं के कारण हुआ है, ना कि महिला केंद्रित इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारों के कारण। तो भारत का यदि हम चाहते हैं इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हो, तो इसके लिए केयर इकोनॉमी को हमें प्रायोरिटी देने की ज़रूरत पड़ेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG 5 भी बोलता है लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी बोलता है। इसको प्राप्त करने के लिए महिला सशक्तिकरण पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार को 2% GDP का हिस्सा जेंडर बजट के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा। UPSC के हिसाब से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, जिनको आप देखिए। पहला क्वेश्चन है जेंडर बजट 2025 में हुई वृद्धि का विश्लेषण करना है और इसकी प्रभावशीलता पर चर्चा करिए। सेकंड जो क्वेश्चन बनता है, भारत में महिलाओं के लिए अनपेड केयर वर्क की चुनौती क्या क्या है, कैसे करके कम करोगे और नीतिगत सुधार क्या हो सकते हैं। इसके अलावा 3R फ्रेमवर्क के संदर्भ में भारत के केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति और उसमें सुधार की संभावना की चर्चा करें। ये यहाँ पर मेंस के हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे। वहीं यदि हम बात कर लेते हैं ग्रामीण महिलाओं के लिए टाइम सेविंग टेक्निक कैसे करके यूज़फुल हो सकती है, इसके ऊपर यदि हम चर्चा करें तो देखिए, ग्रामीण महिलाएं अनपेड केयर वर्क में ज़्यादा टाइम व्यतीत कर रही हैं, जिससे उनकी शिक्षा, रोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता पर निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। इस समस्या को हल करने के लिए टाइम सेविंग टेक्नोलॉजी, मतलब समय बचाने वाली तकनीकों को हम अपना सकते हैं। इसके लिए जैसे कि जल और स्वच्छता सुविधाओं में सरकार सुधार कर सकती है, मतलब जल जीवन मिशन जैसी जो योजना है इसका बेहतर तरीके से यूज़ होना चाहिए। सेकेंड नंबर का जो काम किया जा सकता है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का।
सेकंड नंबर में सस्ते और टिकाऊ जल पंप खोले जा सकते हैं। स्वच्छता सुविधाओं में कैसे सुधार होगा? टॉयलेट और सैनिटेशन सिस्टम को मजबूत किया जाए जिससे महिलाओं को बाहर खुले में शौच जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद खाना बनाने की सुविधाओं में हमें सुधार करना है, तो सस्ता और सुलभ क्लीन एनर्जी कुकिंग सिस्टम कैसे करके इनको मिलेगा? पीएम उज्ज्वला की योजना के अंतर्गत सरकार ने एलपीजी सिलेंडर बांटे हैं। बायोगैस प्लांट लगा सकते हैं, जैसे घर में ही हमारे गाय बैल भेड़ बकरी हैं तो उन्हीं के गोबर से हम लोग बायोगैस प्लांट बनाएंगे और उससे खाना पकाएंगे। इसके अलावा सौर ऊर्जा से चलने वाले कुकर्स भी चूल्हे हम खरीद सकते हैं। इसके अलावा ईंधन की उपलब्धता में हमें सुधार करना है, तो महिलाओं को लकड़ी और गोबर के उपलों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। इसके लिए एलपीजी सिलेंडर की कीमतें सब्सिडी के अंतर्गत आप कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं यदि हम बात कर लें एग्रीकल्चर के सेक्टर में, कृषि के क्षेत्र में, तो देखिए महिलाओं के लिए छोटी छोटी मशीनों की व्यवस्था की जा सकती है, जैसे कि हल्की पावर टिलर, ऑटोमेटिक बुआई वाली मशीन, फसल कटाई के लिए मशीनें। इसके अलावा महिला किसान समूहों को सब्सिडी और आसान लोन दे करके आधुनिक मशीनें खरीदने में मदद कर सकते हैं। अगली जो चीज़ है एग्रीकल्चर के अंतर्गत वो है ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को खड़े होकर देखना पड़ेगा पानी किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है। इसके लिए हम ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर लगा सकते हैं ताकि मेहनत और टाइम हमारा बच सके। इसके अलावा एग्री प्रोसेसिंग यूनिट्स भी हैं जो कि महिलाओं को मदद कर सकती हैं। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं इनके लिए लघु प्रसंस्करण इकाइयाँ, जैसे कि मसाला पीसने, दाल मिल, आटा चक्की, फल सब्जी प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें स्थापित कर सकते हैं ताकि इनकी रोजी रोटी बनी रहे। इससे महिलाएं खेत में काम नहीं करने जाएंगी बल्कि एग्री प्रोसेसिंग यूनिट्स में काम करते रहेंगी। इसके अलावा घरेलू और श्रम केंद्रित कार्यों को हम और भी ज़्यादा आसान बनाएं। हमें ऐसा कुछ करना, जैसे कि सिलोटी में पता चला महिला मसाला ही पीस रही है, आधा एक घंटा उसी में लग गया, तब जा कर के चिकन और मछली बनेगी। तो ऐसा नहीं है, उसके लिए मिक्सर ग्राइंडर की व्यवस्था करी जाए। अब मिक्सर ग्राइंडर भी तो सामने वाले खरीदेगा, पैसा रहेगा तब खरीदेगा। सिलिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, ये सारी जो सुविधाएं हैं समय को बचाने वाली चीज़ें हैं। सौर ऊर्जा आधारित पानी गर्म करने वाले हीटर हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक और ऑटोमेटिक उपकरण जैसे कि छोटे मिलिंग मशीन, सिलाई मशीन, पैकेजिंग मशीन, सस्ते कपड़े धोने की मशीन है। ये सारी चीज़ें महिलाओं का बेटर टाइम मैनेजमेंट करेंगी, काफ़ी अच्छे तरीके से इनके टाइम की बचत होगी। अब जैसे वरिष्ठ लोगों की देखभाल भी करती हैं ये, तो बुजुर्ग और विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक सेवाएं प्रदान कर सकती है सरकार। इसके अलावा महिलाओं को एजुकेट करना पड़ेगा, तकनीकी शिक्षा दो, डिजिटल टूल्स के साथ में उनको जोड़ना है। महिलाओं को मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल लेन देन, सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाए, नहीं तो 10-15 किलोमीटर उनको बैंक जाना पड़ेगा तब जाके उनका पैसा निकलेगा। इस प्रकार की दिक्कतों का सामना वो करते हैं। इसके अलावा जो ऑनलाइन बिजनेस और डिजिटल प्लेटफार्म है जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, जैम से इनको जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा ग्राम स्तरीय ई कॉमर्स हब बना कर के महिलाओं को डिजिटल मार्केटिंग हमको सिखाना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली इलिबरल डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा करता है कि कैसे करके तेज़ी के साथ में कंट्रीज़ इलिबरल डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है मीडिया को कंट्रोल करना, मीडिया को अपने पक्ष में कर लेना। टीवी चैनल, न्यूज़पेपर वाले वही दिखाएंगे जो सरकार चाहती है। इसके अलावा नागरिकों के जो अधिकार हैं उनका हनन किया जा रहा है। इस प्रकार की डेमोक्रेसी हमको देखने को मिल रही है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी चर्चा करी जाती है, जैसे कि यूक्रेन छोटा कंट्री है, रसिया बड़ा कंट्री है, तो हमेशा से ही ऐसी कंडीशन में छोटे वाले देश को बड़े देश की बात माननी पड़ती है, उसको झुकना पड़ता है। हाल फिलहाल में रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इसको लेकर के दुनिया में क्या पॉलिटिक्स चल रही है। शुरू में तो अमेरिका ने बहुत बढ़िया साथ दिया, किसका? यूक्रेन का। अब
बहुत लंबे समय तक, इतने लंबे समय तक यूक्रेन लड़ पाया है तो वो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ की मदद से ही हुआ। और यही लोग उकसाए होंगे और यही इतना लंबा खींचे हैं युद्ध को। वो चाहते हैं कि रसिया को कैसे न कैसे करके हम नीचे कर सकें, डाउन में ला सकें, इसलिए ये युद्ध इतना लंबा चला है। अब तीसरी बात ये है, रेयर अर्थ मेटल की खुदाई करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन में, ठीक है। लेकिन यूक्रेन का कहना है आप मुझे सुरक्षा की गारंटी दोगे तो ये ट्रेड की डील होगी, पहले उस पर बात करी जाए। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि इसमें शायद उनका ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। वो वैसे भी परेशान हैं युद्ध से। अब सामने वाले का कहना है कि ये हट जाएगा तो अच्छा रहेगा। मेरा जो ट्रेड है, जिनके लिए मैं बात करता हूँ, जिनके साथ अपना अच्छा खासा बनता है, उनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। और यही चीज़ कौन चाहता है? रूस के राष्ट्रपति चाहते हैं, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन भी यही चाहते हैं कि ये जो जेलेंस्की है ना, ये हट जाए, उसकी जगह में कोई और आएगा तो हो सकता है कि वो मुझे सपोर्ट करे, वो नाटो का समर्थन ना प्राप्त करे। तो इस प्रकार से पॉलिटिक्स चल रही है वर्ल्ड लेवल पर। इसको हम 5 पॉइंट में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि यूक्रेन रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके बीच में क्या पॉलिटिक्स चल रहा है वर्ल्ड लेवल पर। इसके अलावा डेमोक्रेसी बनाम हम तानाशाही सरकार, साम्राज्यवाद जिसको, डिक्टेटरशिप जिसको बोला जाता है, क्यों बढ़ रही है आ लिबरल मॉडल। यूरोप में आ लिबरल विचारधारा का बढ़ता प्रभाव, भारत और अन्य देशों पर इसका क्या असर पड़ रहा है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। यूक्रेन रूस युद्ध और रसिया यूक्रेन वार और अमेरिका की क्या पॉलिटिक्स है, देखिए। इस लेख की शुरुआत अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के झगड़े से होती है। जेलेंस्की को डिक्टेटर बोला किसने? ट्रंप ने बोल दिया। और उनका दावा था कि भाई उनकी लोकप्रियता सिर्फ 4% रह गई। मतलब ट्रंप यूक्रेन के खिलाफ रूस का समर्थन कर रहे हैं, सीधी सीधी बात तो यही हो गई। इसका लेकिन आखिर क्या रीजन है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके जवाब में लेखक ने अमेरिकी विद्वान जॉन मियर्स हाइमर के विचारों को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। मियर्स हाइमर का मानना है कि यूक्रेन का स्वतंत्र और लोकतांत्रिक होना, मतलब मैं अपने हिसाब से डिसीजन लूँगा। रसिया कौन होता है कि मुझे नाटो में शामिल मत हो करके। तो यही बात रसिया के लिए खतरा है। वो नहीं चाहता है कि यहाँ पर आ जाए नाटो, उसकी बॉर्डर के किनारे आ जाए और मेरी सीमा फिर असुरक्षित हो जाए। हो सकता है मेरा ऊपर कब्जा करना ये चालू कर दें, इसलिए वो मना कर रहा था। अब हम बात करते हैं कि लेकिन ऐसा क्यों है। इसके जवाब में राइटर का कहना है, ठीक है, कि 2022 में उन्होंने क्या बोला, रसिया चाह रहा है कि यूक्रेन में एक प्रो रसियन सरकार बने जो मॉस्को के हितों के अनुरूप काम करेगा। पहले तो ऐसा बोला गया। रूस कभी नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने या फिर पश्चिमी लोकतांत्रिक मॉडल को वो अपनाएगा। मियर्सहाइमर ने बोला है कि भाई यूक्रेन को अपने फैसले लेने की खुद की आज़ादी है ही नहीं, क्योंकि वो रूस के पड़ोस में रह रहा। अगर वो रूस के खिलाफ जाएगा तो रूस उससे बदला लेगा। इस प्रकार की राजनीति हमको देखने को मिल रही। राइटर इसे ग्रेट पावर पॉलिटिक्स कहते हैं, महाशक्ति की राजनीति। मतलब जब एक छोटा देश किसी बड़ी शक्ति से टकराएगा तो उसको झुकना ही पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं कि क्या अमेरिका यूक्रेन का समर्थन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए, राइटर का कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी शुरुआत में यूक्रेन का खुला समर्थन नहीं किया था। जनवरी 2022 में बाइडेन ने कहा था कि अगर रूस छोटा हमला करेगा तो नाटो डिवाइड हो जाएगा, कोई अमेरिका की तरफ भागेगा, कोई रसिया की तरफ भागेगा। बाइडेन चाहते थे कि जेलेंस्की युद्ध से पहले देश छोड़ दें ताकि युद्ध को रोका जा सके। यदि वो भाग जाते तो फिर जाहिर सी बात है रसिया तो पूरा कब्जा कर डालता। लेकिन जेलेंस्की ने जवाब दिया, मुझे सवारी नहीं चाहिए, मुझे गोला बारूद चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि
अमेरिका शुरुआत में संघर्ष से बचना चाहता था, लेकिन जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ लड़ने का फैसला लिया था। मतलब उसकी यह स्वतंत्र पॉलिसी थी, वो किसी के दबाव में काम नहीं करेगा। अब हम बात कर लेते हैं डेमोक्रेसी बनाम डिक्टेटरशिप। लिबरल मॉडल डेमोक्रेसी का बढ़ते क्यों जा रहा है? राइटर का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की विचारधारा ना बिल्कुल एक सी है। ये दोनों नेता लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को कमज़ोर करके तानाशाही शैली का शासन पसंद कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि क्या वाकई यूक्रेन को लोकतांत्रिक बनने का हक नहीं है? इस लेख में मेयरहाइमर के बयान को कोट किया जाता है, बताया जाता है युद्ध रोकने के लिए यूक्रेन को अपनी पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली को छोड़ना पड़ेगा। मतलब रूस सिर्फ यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा नहीं चाह रहा है, बल्कि पूरे देश को अपने तरीके से वो चला रहा है। यहाँ पर इस प्रकार के हमको चीज़ें देखने को मिलती हैं। वहीं यदि हम बात करें तो क्या ये साम्राज्यवाद नहीं है? जब एक पत्रकार ने मेयरहाइमर से पूछा है कि क्या ये रूस का इंपीरियलिज्म नहीं है, मतलब साम्राज्यवाद नहीं है कि सबको एकदम हड़पते जाओ, कि वो यूक्रेन से लोकतंत्र छीन रहा है, मेयरहाइमर ने क्या बोला? नहीं, ये डिक्टेटरशिप नहीं है, ये महाशक्ति की राजनीति। अगर आप रूस को उकसाओगे ना तो वो जवाब देगा। लेकिन राइटर का कहना है इस प्रकार का जो तर्क है वो सही नहीं है, क्योंकि ये तानाशाही को सही ठहरा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं यूरोप में लिबरल विचारधारा का प्रभाव कैसे करके बढ़ते जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या ये रूस और यूक्रेन की लड़ाई है? केवल लड़ाई के एंगल्स हम देख रहे हैं। राइटर का कहना है कि देखिए, रूस, ट्रंप और कई यूरोपीय नेताओं का एक कॉमन टारगेट है, लोकतंत्र को कमज़ोर करो और लिबरल शासन को स्थापित करो। इस प्रकार से ही ये लोग चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने कहा, क्या बोला था? लिबरल डेमोक्रेसी बनाना हम चाह रहे हैं। रूस और ट्रंप के करीबी नेता यूरोप में दक्षिणपंथी दलों का समर्थन करते हैं। ट्रंप के सहयोगी जेडी वांस और एलन मस्क ने जर्मनी में फार राइट पार्टी को वोट देने के लिए कहा था। तो आखिर ये लिबरल डेमोक्रेसी आखिर है क्या, जो इतनी ज़्यादा हम लोग चर्चा कर रहे हैं? इसमें चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन नागरिक अधिकार कमज़ोर हो गए हैं, मीडिया की आज़ादी छीन लिया गया है, विपक्षी दलों और अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटीज़ को दबाया जा रहा है। इसके अलावा रिलीजियस और कल्चरल राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। यूरोप में अति दक्षिणपंथी पार्टियां, राइट फार पार्टियां भी इसी विचारधारा को आगे बढ़ा रही हैं। भारत भी इस मामले में पिछड़ा नहीं है। लेखक का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी लिबरल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। भारत में हिंदू ओनली इंडिया बनाने की योजना चल रही है, ठीक वैसे ही जैसे यूरोप में ईसाई राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। रसिया और चाइना भी इस परियोजना का समर्थन कर रहे हैं। राइटर कहते हैं कि दुनिया भर में कई सारे बड़े बड़े नेता लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं और तानाशाही को बढ़ावा दे रहे हैं। हम बात कर लेते हैं कंक्लूज़न की, वे फॉरवर्ड की। ठीक है, तो देखिए, अब समय आ गया है कि लिबरल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का आप मुकाबला करो। ये सिर्फ पश्चिम और रसिया की लड़ाई नहीं है, वेस्टर्न और रसिया की लड़ाई नहीं है, बल्कि लोकतंत्र बनाम तानाशाही, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप की लड़ाई है। हमको ये मानना बंद करना पड़ेगा कि एक से ज़्यादा तानाशाह दुनिया को सेफ करके रखेंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। दुनिया को सार्वभौमिक मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करनी होगी और भारतीय डेमोक्रेसी के समर्थकों को यूक्रेन का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए भी हमें यूक्रेन का समर्थन देने की ज़रूरत है, ऐसा राइटर का कहना है। लास्ट में आप ये बोल सकते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक नया गठबंधन उभर करके सामने आ रहा है, जिसमें ट्रंप, पुतिन, मोदी, नेतन्याहू और बहुत सारे यूरोपीय लीडर भी हैं, जिनका उद्देश्य है लोकतंत्र को कमज़ोर करो और राज का भोग लगाओ। इस प्रवृत्ति को यदि आप नहीं रोकेंगे तो दुनिया भर में लोकतांत्रिक संस्थाएं जो बनाई गई हैं वो खतरे में पड़ जाएंगी। इसलिए अब समय आ गया है कि लोकतंत्र के लिए एकजुट हो जाइए और इस प्रकार के जो इलिबरल संगठन बन रहे हैं, ग्रुप बन रहे हैं, उनको आप रोकने की कोशिश करें।
इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में हमारे देश में वोटिंग को बेहतर बनाने के लिए एक नई व्यवस्था आने वाली है, जिसमें ईसीआई का कहना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है, जिन लोगों की वोटर आईडी का नंबर सेम है, इससे क्या है, डुप्लीकेशन हो जा रहा है। मतलब जैसे एक व्यक्ति ने एमपी में भी वोट डाल दिया और जाकर के यहाँ आया, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा था तो वहाँ भी जाकर के उसने बीजेपी को वोट डाल दिया, ठीक है। और एक जो व्यक्ति है उसने भी डाल दिया, मतलब 2 वोट पड़ गए किसको, बीजेपी को, एक की जगह। इस प्रकार के डुप्लीकेशन की जो बात है, इनको तो पहले ही रही होगी, तो इन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले क्यों नहीं किए। अब ये चुनाव सब हो गया है तब ये बात निकल करके क्यों आ रही सामने, यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है। चुनाव आयोग द्वारा डुप्लीकेट वोटर आईडी हटाने की प्रक्रिया की यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने ये क्लियर किया है कि कुछ वोटर्स के वोटर आईडी नंबर, जिसको शॉर्टकट में एपिक नंबर बोलते हैं, अलग अलग राज्यों में एक से हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है जो कि मध्य प्रदेश का है, उसका आईडी और महाराष्ट्र वाले व्यक्ति का आईडी नंबर एक सा पाया गया है, लेकिन इससे उनके वोटिंग करने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोनों वोट डाल रहे हैं तो प्रत्येक वोटर को, क्योंकि उसी पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट डालना पड़ेगा जहां पर उसका नाम है, जहां पर उसका इलेक्टोरल रोल में रजिस्ट्रेशन है। हालांकि चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि डुप्लीकेट एपिक नंबर हटाए जाएंगे और प्रत्येक मतदाता को हम एक यूनिक वोटर आईडी नंबर देंगे। मतलब जिन जिन का भी डुप्लीकेशन का है शायद उनको नया मिले या फिर सभी लोगों का नया कर दे, ऐसा भी हो सकता है। वोटर आईडी डुप्लीकेशन का क्या रीज़न हो सकता है, सबसे पहले तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये गलती हुई कैसे करके होगी। तो इसमें बोला जा रहा है कि भाई जब किसी को हम वोटर आईडी का नंबर दे रहे थे तो उसी समय गड़बड़ी हो गई है। चुनाव आयोग कहता है कि हम किसी को वोटर आईडी दे रहे हैं, मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाताओं को एक जैसे एपिक नंबर जारी किए जा रहे हैं। इसका कारण है पुरानी मैनुअल प्रणाली। पहले वोटर लिस्ट का मैनेजमेंट डिसेंट्रलाइज था, मैनुअल तरीके से होता था। इस कारण कुछ राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी मतलब सीईओ समान वोटर आईडी नंबर वाले सीरीज का यूज कर लेते थे, जिससे डुप्लीकेट एपिक नंबर जारी होते थे। जब मतदाता सूची को हम एरोनेट मतलब इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित किए तो हमें गलती का पता चला। चुनाव आयोग द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं इसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, डुप्लीकेट वोटर आईडी की पहचान करना और फिर उसमें सुधार करना। चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है कि सभी डुप्लीकेट वोटर आईडी नंबर हटाओ और प्रत्येक मतदाता को एक यूनिक एपिक नंबर देंगे। इस प्रक्रिया के लिए एरोनेट 2.0 प्लेटफॉर्म को अपडेट किया जाएगा, जिससे वोटर लिस्ट और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और कहना चाहिए ट्रस्टेबल होगी, भरोसेमंद होगी। साथ ही साथ जो वोटर लिस्ट है इसको और भी ज़्यादा हम एकदम सटीक और ट्रांसपेरेंसी उसमें लाना चाहते हैं। एरोनेट प्लेटफॉर्म एक वेब आधारित डिजिटल प्रणाली है जो विभिन्न भाषा और लिपि में चुनावी प्रक्रिया को सिस्टमाइज करने के लिए डेवलप करी गई है। मतलब नामांकन, माइग्रेशन, डुप्लीकेट को हटाना, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इस सिस्टम से हो जाता है। चुनाव आयोग कह रहा है कि एरोनॉट 2.0 अपडेट के बाद हर मतदाता को हमें एक नया एपिक नंबर मिलेंगे, मतलब सब लोगों को मिलेगा, फिर से झंझट वाला काम होगा। ममता बनर्जी और टीएमसी वाले लोगों का आरोप है, देखिए, ममता बनर्जी ने 27 फरवरी को चुनाव आयोग पर आरोप लगाया था कि भाजपा चुनाव आयोग की मिलीभगत से बंगाल की मतदाता सूची में अन्य राज्यों के मतदाताओं को जोड़ रही है। अब इधर इनके कान खड़े हो गए हैं और चुनाव तो चूंकि हो गया है, रिजल्ट भी आ गया है, इसलिए अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने कुछ एपिक नंबरों का एग्जाम्पल देते हुए दावा किया था कि हरियाणा, गुजरात और पंजाब के मतदाता बंगाल की सूची में भी कैसे शामिल हो गए। वो लोग यहाँ आके वोट डाल रहे हैं और बीजेपी को जिता रहे हैं। उनका आरोप था कि बंगाल की मतदाता सूची में हेरफेर करके 2026 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग ने सफाई दिया
उसने क्या बोला कि ये सारी चीज़ें मैनुअल प्रणाली के कारण हुआ, मैनुअल सिस्टम के कारण हुआ है, जब मैनुअली बनाया जा रहा था, ना कि बीजेपी ने ऐसा करी है। एपिक नंबर समान हो सकता है, लेकिन बाकी की डिटेल जैसे कि उस व्यक्ति का नाम, पता, विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र अलग अलग होते हैं। उसने ये भी कहा कि भाजपा या किसी अन्य दल को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप निराधार। मतलब बीजेपी की सफाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे रहा है, क्योंकि इलेक्शनर कमिश्नर को खुद सरकार चुन रही है, तो जाहिर सी बात है सरकार के विरुद्ध में तो वो कभी बोल ही नहीं सकता है। तो एरोनेट 2.0 नई चीज़ आने वाली है, डिजिटल टेक्निक, ठीक है। भविष्य में इस प्रकार की समस्याओं को हम रोक पाएंगे, तो चुनावी प्रक्रिया थोड़ी सेफ हो पाएगी, हम ये मान सकते हैं। अगली वाली न्यूज़ जो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत ही ऐतिहासिक है और बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए अपने आप में अचीवमेंट वाली ये चीज़ है। अमेरिका की प्राइवेट कंपनियां अब मून में जाने लगी हैं, अपना लैंडर वहां पर उतार रही हैं। सोचिए वहां की कंपनियां कितनी आगे हैं। कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा कि प्राइवेट कंपनियां टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लोग चांद पे जाएंगे, अपनी कहना चाहिए जिसको भी घुमाना हो, वाइफ हो चाहे कोई भी हो, उसको लेकर के चांद पे जाने का जो सपना है वो लोग पूरा कर पाएंगे। और भी नई नई कंपनियां जब इससे जुड़ते जाएंगी ना, तो चांद में जाने का जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। हालांकि सेफ्टी की बात अलग हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा पर जाने वाले बहुत सारे जो मिशन हैं वो फेल भी हो जाते हैं। चंद्रमा पर अमेरिकी निजी मिशन की सफलता का यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो अमेरिका की कंपनी जिसका नाम है फायरफ्लाई एरोस्पेस, इसने अपने ब्लू घोस्ट मिशन फर्स्ट लैंडर को सफलतापूर्वक चंद्रमा में उतार दिया है। अब चंद्रमा में ये उतर चुका है, जिससे ये दूसरा निजी मिशन बन गया है जिसने ये उपलब्धि हासिल करी है। इस मिशन की सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये अपराइट मतलब सीधा खड़ा होकर के उतरा, जो इसे पहले निजी लैंडर से अलग बनाता है। मतलब पहले किसी प्राइवेट कंपनी ने भेजा था ना, वो ऐसा सीधा खड़ा होकर नहीं उतरा था, पिछली बार टिप करके गिर गया था। इस प्रकार से कहना चाहिए ये उससे थोड़ा सा अलग है। लैंडिंग का विवरण यदि हम देखें तो देखिए, ब्लू घोस्ट मिशन फर्स्ट ने 3 मार्च 2025 को अमेरिकी पूर्वी समयानुसार सवेरे 3:34, मतलब सुबह सुबह वहाँ के हिसाब से 3:34 हो रहा था, मोन्स लैट्राइल मेर क्राइजियम क्षेत्र में सफल लैंडिंग करी। कहाँ पर? मोन्स लैट्राइल मेयर क्रीजियम क्षेत्र में इसने लैंडिंग करी है। तो इतने बजे उसने लैंडिंग किया 3 मार्च 2025 को। ये स्थान चंद्रमा के उत्तर पूर्वी में लोकेटेड है और ये एक ज्वालामुखी संरचना है, ठीक है, जहाँ पर आपको इस प्रकार से ये काफ़ी सॉलिड पिक्चर दिखाई देगा उसकी सरफेस का। तो यह ज्वालामुखी के कारण हुआ है। लैंडर ने ऑटोनोमस रूप से सुरक्षित स्थान का चयन किया, जिससे इसे हजारों मील प्रति घंटे की गति को हमने घटाकर के मात्र 2 मील प्रति घंटे की गति पर इसको लाना पड़ गया था। पहले निजी चंद्र मिशन इनिट्यूटिव मशीन्स की तुलना में ये मिशन काफ़ी अधिक सफल रहा था, ठीक है। इनिट्यूटिव मशीन जिसको बोला गया था, क्योंकि ये लैंडर बिना गिरे खड़ा रहा, गिरा नहीं। नासा के साथ में साझेदारी हुई है और इस मिशन का क्या उद्देश्य है इसके बारे में यहाँ पर हम देख लेते हैं। घोस्ट राइडर्स इन द स्काई नाम से मशहूर यह मिशन नासा इंडस्ट्री पार्टनरशिप का एक हिस्सा है। नासा ने इसे अपने आर्टिमिस प्रोग्राम के समर्थन के लिए चालू किया था, जो चंद्रमा पर मानव को पुनः भेजने की योजना बना रहा। इस साझेदारी का क्या उद्देश्य है? कॉस्ट रिडक्शन, नई नई टेक्नोलॉजी को लाना, क्योंकि जब तक हम प्राइवेट कंपनियों के साथ में काम नहीं करेंगे न्यू टेक्नोलॉजी आती नहीं है। चंद्रमा की सतह पर कुछ वैज्ञानिक उपकरणों की तैनाती भी की जाएगी। इस लैंडर की विशेषताओं की बात करें तो देखिए, ये एक दरियाई घोड़े के आकार का है। लॉन्च किया गया था 15 जनवरी 2025 को। स्पेस एक्स फाल्कन 9 नामक रॉकेट से हम इसको भेजे थे। साझेदारी की बात करें तो इसने जापान की एक अन्य कंपनी के लैंडर के साथ यात्रा साझा करी थी, जो मई 2025 में चंद्रमा पर उतरने का प्रयास करेगा। आगे पीछे डेट चल रही। इसमें क्या क्या उपकरण हैं तो देखिए, इसमें टोटल 10 वैज्ञानिक उपकरण हैं, जैसे कि
चंद्रमा की मिट्टी के लिए लूनर सॉइल एनालाइजर है। रेडिएशन टॉलरेंट कंप्यूटर लगाया गया है। कठोर चंद्रमा वातावरण में कंप्यूटर सिस्टम की प्रभावशीलता की जांच करेगा। ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। चंद्रमा की सतह पर नेविगेशन में ये हेल्प करता है इसको। अब हम बात कर लेते हैं रिसर्च एंड आगामी और क्या मिशन हो सकता है। चंद्रमा की सतह पर प्रयोग। ब्लू घोस्ट पूरे 14 पृथ्वी दिवस मतलब 1 चंद्र दिवस तक काम करेगा। 14 मार्च 2025 को ये एक पूरे सूर्य ग्रहण के दौरान उच्च रिजोल्यूशन वाली छवि कैप्चर करेगा, जिसमें पृथ्वी चंद्रमा के क्षितिज से सूर्य को ढक देगी। क्या करेगी? पृथ्वी चंद्रमा के क्षितिज से सूर्य को ढक देगी। 16 मार्च 2025 की बात करें तो ये लूनार सनसेट को रिकॉर्ड करेगा, जिससे ये अध्ययन होगा कि सूर्य के प्रभाव से चांद धूल कैसे उठती है। मतलब ये लूनर होराइजन ग्लो का रहस्य उजागर करने में मदद करेगा, जिसे अपोलो 17 मिशन के अंतरिक्ष यात्री यूगेन सरनैन ने पहली बार देखा था। इसके अलावा अन्य मिशन भी हैं कुछ जैसे 6 मार्च 2025 को इंटूटिव मशीन्स IM-2 मिशन एथेना लैंडर भी चंद्रमा पर उतरने की कोशिश करेगा। एथेना लैंडर अपने पूर्ववर्ती लैंडर से और भी ज़्यादा मॉडर्न टाइप का है, ठीक है। मॉन्स मोशन चंद्रमा के दक्षिणतम हिस्से पर इसको उतारा जा रहा है। और ये वाला जो इंट्यूटिव मशीन्स का पिछला लैंडर IM-1 था, जो फरवरी 2024 में चंद्रमा पर उतरा था, गिर गया था, जिससे इसका सौर ऊर्जा उत्पादन कम हो गया और मिशन जल्दी से ख़त्म हो गया था। तो अमेरिका तेज़ी के साथ में अपना वर्चस्व बढ़ाते जा रहा है चंद्रमा के ऊपर। अब तक केवल 5 देश, सोवियत संघ मतलब रसिया, अमेरिका, चीन, भारत, जापान ने चंद्रमा में सफलतम लैंडिंग हासिल करी है। 2024 में इंटूटिव मशीन चंद्रमा पर उतरने वाली पहली निजी कंपनी बनी थी, लेकिन उसका लैंडर गिर गया था। अब अमेरिका नासा के $2.6 बिलियन के कमेरिकल लूनार पेलोड सर्विस प्रोग्राम के अंतर्गत निजी मून अभियानों को रेगुलेट करने का और साथ ही साथ रेगुलर करने का प्रयास कर रहा है।